हम सब लोगों के लिए एक सुखद अवसर है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित शाह जी आप सब लोगों से बातचीत करने के लिए और ये जो एक महत्वपूर्ण चुनाव पूरे देश के लिए चल रहा है उसके सारे विषयों तथ्यों की जानकारी के लिए आपके बीच में उपस्थित है। मैं हमारे पार्टी के प्रभारी माननीय ओम माथुर जी से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर पुष्पगुच्छ भेंट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। और अब बहुत समय न लेते हुए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वे हम आपके साथ संवाद शुरू करें। स्टील वाले बैठ जाए प्लीज। प्लीज हो गया फोटो भाई, एक ही तो छापना होता है। अरे बैठ भी जाओ भाई, बैठ यहां आगे बैठ जाओ। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। रविवार की शाम को आपकी छुट्टी में दखल करने के लिए खेद भी है। पश्चिमी यूपी के प्रथम चरण का कल मतदान समाप्त हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 73 सीटों का जो मतदान हुआ है और जिस गर्मजोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ में मतदान हुआ है उसके लिए मैं प्रथम चरण के सभी मतदाताओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। कल से लेकर आज दोपहर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ फील्ड में हमारे जो नेताओं हैं उनके साथ और बाकी कई प्रकार से फीडबैक लेने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में 50 से ज्यादा सीटें लेकर सबसे आगे रहेगी और दूसरे चरण की भी जो हमारी तैयारी है उसके आधार पर और प्रथम चरण के ट्रेंड के आधार पर मैं मानता हूं कि प्रथम और द्वितीय चरण में 90 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी। हमारा जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र के कई मुद्दे मतदाताओं ने अच्छी तरह से उसका स्वागत किया है, मतदाताओं को आकर्षित किया है। विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफी, 0% ब्याज से किसानों को कर्ज देने की बात, यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध लगाने की बात, गन्ना किसानों के लिए 14 दिन में पेमेंट की वैज्ञानिक व्यवस्था करने की बात, कॉलेज में जो छात्राएं पढ़ती हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई ठीक से हो सके उसके लिए हर कॉलेज के थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात, पश्चिम में जो पलायन हो रहा है वो पलायन को रोकने के लिए एंटी पलायन स्क्वाड और कलेक्टर और डीएसपी को इसके लिए जिम्मेदार करने की बात, एंटी भूमाफिया स्क्वाड, महिलाओं को ग्रेजुएट तक की पूर्ण शिक्षा सरकारी खर्चे से कराने की बात और सबसे ज्यादा युवाओं में वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के बहाली में इंटरव्यू समाप्त कर मेरिट्स पर उनको बहाली देने की जो बात है इसका बहुत बड़ा स्वागत हुआ है।
25 डेयरियों की घोषणा, 40 डेयरियों की घोषणा, 25 मेडिकल कॉलेज और 80 इंजीनियरिंग कॉलेज ने भी युवाओं को काफी आकर्षित किया है और मतदाताओं का झुकाव स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर दिखाई पड़ा है। मित्रों, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण ये चुनाव जो 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का होने जा रहा है, उसमें अंत समय में जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, ये वैचारिक दृष्टि से अपवित्र गठबंधन है। श्री अखिलेश जी शायद कांग्रेस को गठबंधन करने से पहले इतना पूछ लेते कि लोहिया जी के लिए कांग्रेस पार्टी क्या मानती है, तो समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संतोष होता। दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त रही हुई सरकार पार्टियों का और भ्रष्टाचार से लिप्त सरकारें चलाने वाली पार्टियों का एक अपवित्र गठबंधन हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के हाल 5 साल में रहे, 5 साल में यूपी बेहाल हुआ है। हर रोज हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, डकैती से यूपी त्रस्त रहा, बेरोजगारी से त्रस्त रहा, भ्रष्टाचार से त्रस्त रहा। किसानों को गन्ना का भुगतान नहीं हुआ, धान खरीदा नहीं गया और ये सारी चीजों पर पर्दा डालने के लिए इस गठबंधन को अंत समय में किया गया है। 5 साल में सबसे ज्यादा दंगे अगर किसी प्रदेश में हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए। तुष्टीकरण से लिप्त ये जो सरकारी तंत्र समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया, उससे भी जनता त्रस्त है। मित्रों, उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, गवर्नेंस चाहती है। विकास की बातें करने वाली समाजवादी पार्टी सरकार जनता को कहीं पर भी विकास दिखाने में सफल नहीं हो रही। जो 2-3-4 काम भी किए हैं, उसमें इतने बड़े करप्शन हुआ है, इतना बड़ा करप्शन हुआ है कि जिसके कारण काम की जगह लोगों को भ्रष्टाचार की छवि ही दिखाई पड़ती है। चुनाव की घोषणा के बाद भी इतने सारे लॉ एंड ऑर्डर के सवाल प्रदेश की जनता के सामने आए हैं। चाहे मेरठ में व्यापारी की हत्या हो, चाहे लखनऊ का साहू कांड हो, चाहे इलाहाबाद में डॉक्टर की हत्या हो, या चाहे कल बिजनौर में हुई 2 हत्याएं हो। हर रोज चुनाव की घोषणा के बाद भी हत्याएं हो रही है। इससे प्रदेश की जनता परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की ओर लामबंद हो गई है। समाजवादी पार्टी बदल गई है ऐसा दावा करने वाले लोगों की जब उनके प्रत्याशियों की सूची दिखी, तब उसकी पोल खुल गई। सारे के सारे विधायक रिपीट है। गायत्री प्रजापति भी समाजवादी पार्टी में है, शिवपाल सिंह जी भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। यूपी की जनता ये समझ नहीं पा रही है कि क्या बदल गया। चाहे बहाली हो, भर्ती की प्रक्रिया हो, या चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ बांटने की बात हो, हर जगह पर धर्म और जाति के आधार पर तुष्टीकरण करते हुए सरकारी योजनाओं का अमल हुआ है। तो इससे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 साल के अंदर कई सारी योजनाएं लेकर गांव, गरीब, पिछड़ा, दलित, युवा, महिला सुरक्षा, सारी चीजों को एड्रेस करते हुए एक सर्वस्पर्शीय विकास का मॉडल देश के सामने रखने का प्रयास किया है और उसमें सफलता भी बहुत अच्छी मिली है। 2.5 साल के बाद भी प्रधानमंत्री जी की स्वयं की और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बरकरार है। वो ही बताता है कि जो 2.5 साल में शासन नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है, भाजपा सरकार ने दिया है, इससे देश की जनता संतुष्ट है। अभी अभी मैं एक अखबार का हेडलाइन देख रहा था। अखिलेश जी पूछते थे कि यूपी में अच्छे दिन कब आए। 5 साल
मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अखिलेश जी स्वयं कहते हैं कि यूपी में अच्छे दिन नहीं आए हैं। अखिलेश जी, आपने स्वीकार कर लिया है कि यूपी में अखिलेश सरकार अच्छे दिन नहीं ला पाई है। 11 मार्च को आपका पराभव होते ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही यूपी में अच्छे दिन की शुरुआत होने जा रही है। मित्रों, एक गठबंधन ही इस बात का द्योतक है कि अखिलेश सरकार ने चुनाव के पहले ही हार को स्वीकार कर लिया है। अगर अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को अपनी जीत पर भरोसा होता तो कभी 100 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का टिकट काटकर वो कभी कांग्रेस को नहीं देते। ये कोई उनका नैसर्गिक गठबंधन नहीं है, हार से बचने के लिए लिया गया राजनीतिक फैसला है, जो विचारधारा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, यूपी के विकास की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। मैं मानता हूं अगले चरणों में भी उत्तर प्रदेश की जनता इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को मैं अपील करना चाहता हूं, आपने बहुत सरकारें देखी है, एक सरकार ऐसी बनाइए जो सबका साथ, सबका विकास में भरोसा रखती हो। एक ऐसी सरकार बनाइए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। एक ऐसी सरकार बनाइए जो जातिवाद के और तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त हो, और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। यही बात के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों के एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, यहां से कोई संचालन करेगा ना, यहां से कोई संचालन कैसे? पहले बैठ जाइए, आप एक मिनट बैठ जाइए ना राजीव। एक सेकंड, एक एक कर पाठक जी नाम बोलते जाए। एक मिनट, सबके सवाल समाप्त होने के बाद ही मैं जाऊंगा। आराम से हाथ खड़े करिए। राजीव श्रीवास्तव जी, टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए, चौधरी चरण सिंह गन्ना भुगतान योजना हमारे घोषणा पत्र के अंदर पहले से ही है। उसका नामकरण मैं जब बागपत जाऊंगा तब करूंगा, ऐसा हमारी चुनाव घोषणा पत्र समिति ने किया था। तो उसका नामकरण जब मैं बड़ौद गया चौधरी साहब की जन्म भूमि पर तब किया। बाकी आप मेरा घोषणा पत्र देख लीजिए पार्टी का, उसमें वो योजना है ही। एक मिनट भाई पाठक, आप नाम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे तो बोलो ना। प्रांशु मिश्रा जी, CNN एवियन। देखिए, जहां तक नीतीश कुमार जी का नोटबंदी पर विचार है, वो उनका खुद का विचार है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समर्थन का सवाल है। मैं नहीं मानता यहां पर नीतीश जी की पार्टी का बहुत बड़ा कैडर है। आनंद राय जी, झारखंड। नहीं, बीएसपी के लिए नहीं बोला ऐसा नहीं है। जो सरकार है उसके काम को मैंने एड्रेस किया है। हम भारतीय जनता पार्टी बीएसपी के खिलाफ भी बरोबर बोलती रही है। और बीएसपी के लिए आप मुझसे सवाल मत करिए, सवाल करिए अखिलेश जी। पूरा गत चुनाव बीएसपी के भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उन्होंने आगे बढ़ा था। कौन सी चीज में उन्होंने जांच कराई, कौन सी चीज में अखिलेश जी ने बीएसपी के घोटालों की जांच कराई? एक भी नहीं हुआ। सपा आती है तो इनको बचाती है, ये आते हैं, बीएसपी आती है तो सपा को बचाती है। ये सपा बसपा का क्रम भ्रष्टाचार से यूपी को नहीं बचा सकता, भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकती है। आनंद राय, जागरण। मैं आनंद राय हूं, दैनिक जागरण से। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों दल मुस्लिम धर्म गुरुओं का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उनके लिए फतवे जारी हो रहे हैं। इससे आपको क्या खतरा है और कितनी आपको चुनौती? देखिए, हमें कोई खतरा नहीं है, ना इससे हमें चुनौती है। जो डेस्परेट है वो हमेशा ऐसे प्रयास करते हैं। वीरेश पांडे जी हैं, न्यूज 24।
भैया थोड़ा पीछे चले जाओ। मैंने प्रथम चरण के बाद कहा था कि 14 की 14 यूपी की लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे और जीत भी गए। विशाल सिंह जी, इंडिया न्यूज, इंडिया टीवी। नहीं, हमने क्या किया ध्रुवीकरण के लिए तो पूछिए जरा उनको। धर्म के आधार पर नौकरी देना ध्रुवीकरण है? हमने ये नहीं किया कभी। हमने क्या किया है ध्रुवीकरण के लिए? मगर आपकी बात ठीक है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है कि हम ध्रुवीकरण करा रहे हैं। वो बताता है कि वो हारने वाले हैं, वो बौखलाहट बता रहे हैं। अब अभिषेक जी, आज तक, अभिषेक रंजन जी। बोलो भैया। आप लोगों की तरफ की जेल भेजने जैसी बात कही किसी नेता को, लेकिन अब ये, सभाओं में भी कहा जा रहा है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके अध्यक्ष ने भी कहा है कि अखिलेश यादव के खिलाफ जांच कराएंगे और उनको जेल भेजेंगे। नहीं, आप मिक्सअप मत करें। उन्होंने कहा अखिलेश सरकार के घोटालों के खिलाफ जांच करेंगे। आप मिक्सअप मत करें। जेल भेजेंगे ये भी कहा है। जो दोषी है उसको जेल भेजेंगे तो कहां रखे? जेल में ही तो भेजे जो भ्रष्टाचार के दोषी हैं, उसको कहां रखे हम? शिल्पी सेन जी, सहारा से। देखिए, जहां तक स्पर्धा का सवाल है, एक सेकंड भाई, मैं नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत करो। जहां तक आपने पूछा किससे स्पर्धा है, पहले और दूसरे चरण में, अब मुझे लगता है हमारी स्पर्धा बसपा के रहेगी। आगे के चरणों में हमारी स्पर्धा समाजवादी पार्टी से होगी। प्रथम चरण में बसपा से हुए, द्वितीय चरण में भी यही पैटर्न होगा, क्योंकि एक ही क्षेत्र में 2 चरण बनाए गए हैं। तो दूसरे चरण में भी बसपा से होगी। आगे पर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से होगी, मगर सब जगह हम हैं। उत्कर्ष जी, CNN IBN से। क्या? उत्कर्ष जी, IBN ले जाओ बैग। बन जाने तो मालूम पड़ जाएगा। हाँ, उत्कर्ष जी। जरा भी नहीं हो गया। चुनाव मुद्दों पर ही जा रहा है। वो चुनाव को भटकाना चाहते हैं, हम नहीं भटकाना चाहते। हमारा मुद्दा गवर्नेंस का है, विकास का है। हमारा मुद्दा कानून और व्यवस्था का राज फिर से एक बार यूपी में प्रस्थापित करने का है। हम चुनाव को भटकाना नहीं चाहते। प्रदीप विश्वकर्मा जी, के न्यूज। आपने शायद हमारा एजेंडा ठीक से पढ़ा नहीं है। चुनावी घोषणा पत्र, विश्वविद्यालय खोलने की भी बात है। एंटी रोमियो दल जो बनाया जाएगा, स्क्वाड बनाई जाएगी, वो भी एजुकेशन के लिए है। मेडिकल कॉलेज भी एजुकेशन के लिए है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी एजुकेशन के लिए है। मगर जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं हो सकती, तब तक एजुकेशन कैसे बढ़ेगा भैया? हम संवाद नहीं कर सकते। मैंने जवाब दे दिया। अनिल यादव जी, न्यू नेशन। देखिए, यूपी सरकार ने भारत सरकार का जरा भी सहयोग नहीं करा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा है। 1 लाख करोड़ रुपया। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा है। और जहां क्षेत्र है भारत सरकार का, वहीं पर तो हमने प्रयास किया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमने 50 लाख गरीब महिलाओं के घर में गैस के चूल्हे फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे। 50 लाख महिलाओं। आप ये समझ लीजिए, 50 साल में कोई सरकार ने 5 करोड़ गैस के चूल्हे भेजे थे। हमने 2 साल के अंदर 2 करोड़ गैस के चूल्हे गरीब महिलाओं के घर में भेजे।
उन महिलाओं के लिए अच्छे दिन आ ही रहे हैं, मगर कानून और व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है तो ना रोजगारी आ सकती है, ना धंधा व्यापार बन सकता है, ना उद्योग लग सकता है, ना शिक्षा ठीक से चल सकती है। हमारी योजनाओं को नीचे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, 2 फसल जाने तक इसका प्रीमियम ही नहीं भरा गया क्योंकि एजेंसी तय नहीं कर पाई, एजेंसी का कमीशन तय नहीं हो पाया। कैसे अच्छे दिन आएंगे? और आए ही है, फिर भी आए, मगर अखिलेश जी कहते हैं कि यूपी में अच्छे दिन नहीं है। यूपी में अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी श्री अखिलेश यादव की थी, यहां के मुख्यमंत्री वो थे। विश्वजीत बनर्जी पायनियर से। मोर देन 50। भैया आप कांग्रेस सपा के अपप्रचार में से थोड़ा आगे आओगे तो ठाकुर भी चलेंगे आए, थोड़ा आगे आओगे तो ब्राह्मण भी चले जाएंगे, थोड़ा आगे आओ तो हमारे पास से वैश्य, शायद हम 4 ही बच जाएंगे। क्या जर्नलिज्म करते हो भैया? ग्राउंड पर जाकर तो देखो, गए हो पश्चिम यूपी में, तो फिर व्हाट बेस यू हैव? आपके पास तो कोई बेस नहीं है। और मैं सिर्फ जाटों से वोट नहीं मांगा, सब लोगों से जाके हर सभा में वोट मांगता हूं भैया। अब रहने दो, हो गया। शोभित मिश्रा जी हिंदुस्तान, 1 मिनट। शोभित मिश्रा जी हिंदुस्तान। नहीं नहीं, पहले 2 बात समझिए। मुझे कोई सवाल पूछता है तो मैं बताता हूं, मैंने नहीं कहा। अभी इन्होंने सवाल पूछा तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा, कैसे टाल जाऊं? मैंने स्वयं कभी नहीं कहा जर्नलिस्टों ने सबका साथ सबका विकास रखना चाहिए। आपने पूछना चाहिए मतदाता क्या कर रहा है। मैंने नहीं कभी कहा, जितने भी इंटरव्यू निकाल कर देख लो, सवाल के जवाब में जवाब आता है। अभी मानो महाशय ने पूछा मुझे कि भाई क्या हुआ, तो मैं जवाब तो दूंगा ना भाई। विशाल जी डीडी न्यूज से। नहीं, एक बार हम देखिए, जहां तक दागी का सवाल है, 5 साल में इतने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं और सब जानता है, सब लोग जानते हैं कि दागी कौन और कहां है। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और आप भी जानते होंगे शायद कि किस पार्टी में होते हैं, सब लोग जानते हैं भैया। हाँ विशाल जी, उधर डीडी। जरा लाउडली बोलिए, आवाज नहीं पहुंची। देखिए, चुनाव में रियल इश्यू कोई भी कितना दबाने का प्रयास करे, सरफेस पर आ ही जाता है और जनता को सब मालूम होता है। रियल इश्यू चुनाव के मुद्दों में है ही और जनता उसको एड्रेस भी करे। अभिनव जी। आ जाएगा 11 मार्च के बाद। देखिए, इस तरह की टिप्पणियों का मैं जवाब नहीं देता। मैंने कुछ अपना स्तर बनाया हुआ है और मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूं। अनामिका सिंह जी एपीएन। चलिए, वो उनका विचार है। प्रेम मिश्रा जी नोवा टाइम्स। देखिए, पार्टी ज्वाइन करने के बाद कोई बाहरी नहीं होता, वो सारे कमल के निशान पर ही लड़ रहे हैं। रंजना जी ईटीवी।
देखिए पूरे यूपी में तो नहीं लगता, मैंने इसीलिए प्रथम 2 चरण में कहा, और प्रथम 2 चरण में पहले से बसपा का एक वहां पर बेस रहा है, पश्चिमी यूपी में बेस रहा ही है बसपा का। विशाल सिंह। देखिए मैं चुनाव आयोग पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता भैया, ये चुनाव आयोग का अधिकार होता है। हमने हमारी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को हमें जो उचित लगता था वो मांग की थी, उसको मानना न मानना चुनाव आयुक्त ने तय करना होता है। प्रतिभान त्रिपाठी जी। देखिए वायरल तो आपके लिए भी कल कुछ हो जाएगा, एकदम इसको आधार मत मानिए भैया, परेशानी में आ जाओगे कभी वायरल को सच मानोगे। बैठो। अभिषेक जी। हाँ दागी बहुत बड़ा शब्द होता है अपने आप में। अभिषेक जी। एक ही सेकंड में हमने उसको सस्पेंड कर दिया है। कोई व्यक्ति जब पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी कोई बड़ी जांच जूझ कर नहीं होता है। आप भी कल आ जाओगे तो हम तो ज्वाइन करा देंगे आपको, मगर मालूम पड़ने के बाद भी यहां सालों तक चलते हैं, ऐसा हमारे यहां नहीं होता। विनोद मिश्रा जी। तो इसमें भी मैनेजमेंट ही करेंगे हम। अगर मैनेजमेंट अच्छा था, इतना स्वीकार कर लिया तो अखिलेश जी का धन्यवाद। मनोज सामना। अ, 33% तो कहीं पर नहीं हुई, मगर सब जगह पर हमारे शासन में आने के बाद लगभग बढ़ोतरी हुई। मैं आपको गुजरात का बताता हूं, हम शासन में आए इस वक्त 3% थी, आज लगभग 22% के आसपास महिलाएं पुलिस प्रशासन में काम कर रही हैं। हर जगह पे महिलाओं की संख्या को हमने बढ़ाया है। पुलिस थानों की, महिला पुलिस थानों की संरचना भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही अस्तित्व में लाई। महिला अपराधों के लिए कोर्ट की संरचना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही लाई। राजस्थान में भी पुलिस थाने महिला बने हैं, मध्य प्रदेश में भी बने। अनुराग जी। देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इस बार ज्यादा लोग टिकट मांगना बहुत स्वाभाविक था, और जो यहां से किसी ने पूछा ज्यादा लोग पार्टी में जुटना भी बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि हमारी हवा है। सभी असंतुष्टों को संतोष नहीं दे पाते, मगर बाय एंड लार्ज हमारा कैडर फुल फ्लेज लड़ा है। पहले चरण के चुनाव में जो लोग गए होंगे उनको मालूम पड़ा होगा, एक भी जगह पे भारतीय जनता पार्टी का बूथ नहीं था, ऐसा नहीं था। जगह जगह पे हमारे कार्यकर्ता मतदान के लिए मतदाता को प्रेरित करने लगे। विद्यासागर राय IANS। भाई वो कब की खड़ी हैं जी। थोड़ा जोर से बोली, और हिंदी आती है तो हिंदी में बोली। उत्तर प्रदेश वाले थोड़ा सरलता से समझ लेंगे। Namaskar sir, this is Rinki Obra from Today's World.
यादव जी, जैसे अखिलेश यादव जी का कहना है कि डिजिटल इंडिया की मुहिम जो बीजेपी अब चला रहे हैं, वे पहले ही 2012 में लैपटॉप बांट करके यूपी को ऑलरेडी डिजिटल बना चुके हैं। तब इसे यादव जी की चुनावी मुहिम कहा गया था। अब बीजेपी ने भी लैपटॉप बांटने का वादा किया है। अब इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मैं नहीं मानता अखिलेश जी ने ऐसा कहा होगा, मगर कहा है तो डिजिटल इंडिया के लिए उनकी समझ बहुत सीमित है। डिजिटल इंडिया कंसेप्ट लैपटॉप बांटना नहीं है। प्रशासन को डिजिटलाइज करना डिजिटल इंडिया कंसेप्ट है। गांव-गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचाना, गांव-गांव में रीच पहुंचाना डिजिटल इंडिया और बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आईएनएस से है। थोड़ी देर के बाद पूछो यार, भूल गए तो। हेलो, हाँ सर, अखिलेश जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को आजकल रैलियों में गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि पश्चिमी यूपी में उनकी जमीन सरक गई। पश्चिमी यूपी से कोई लेन देना नहीं। मुझे भी गुस्सा आता है उत्तर प्रदेश की स्थिति देखकर। और दूसरा उत्तर प्रदेश की जो स्थिति श्री अखिलेश यादव ने की है, वो देखकर किसी का भी खून खोलेगा। और जिसमें थोड़ी भी समझ है, वो सब गुस्सा है कि क्या कर दिया है उत्तर प्रदेश। और दूसरा सवाल मेरा ये है सर, आप गुजरात से आते हैं, परसों अखबारों में एक खबर छपी थी कि गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश से ज्यादा स्थिति खराब गुजरात की है। आप क्या कहेंगे? मैंने नहीं पढ़ा आंकड़े, आप नहीं, आंकड़े नहीं, अखबारों में छपा है सर। अरे भैया, अखबार कोई गीता थोड़ी ना होते हैं यार, कमाल आदमी। तुम नेशनल विजय दुबे जी, एक मिनट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों साइट पे चले जाओ, सारे आंकड़े पढ़े, थोड़ा लेसन करो भाई। बताओ क्या आंकड़ा है, कितने खून होते हैं गुजरात में? अरे हाईकोर्ट छोड़ो, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, कोई एक घटना के लिए माननीय हाईकोर्ट टिप्पणी करती है, मगर जो आंकड़े होते हैं वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साइट पर रहते हैं। जरा कंपैरिजन कर। जी जी, अमित जी, विजय दुबे। हेलो अमित जी, विजय दुबे बोल रहा हूं। ये मेरा सवाल ये है कि आपने एंटी रोमियो, एंटी पलायन और बहुत सारे ऐसे एंटी स्क्वाड बना दिए हैं, लेकिन जो यूथ जनरेशन है, जैसे हमारा पूर्वांचल है, पिछड़ा हुआ है, काम नहीं है लोगों के पास, तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का क्या है? आपने उसके बारे में क्या किया? मैं बता और दूसरी बात यह है कि जो भी ये सारी एम्स और जारी जो चीजें हैं, ये तो आपके सेंटर का सब्जेक्ट है, तो ये एम्स तो 2.5 साल में वैसे भी बहुत सारे खुल सकते थे। देखिए, हमने अच्छा किया आपने पूछ लिया, मैं क्लैरिफाई कर दूं। हमने रोजगारी के लिए भी अच्छे से मेरे घोषणा पत्र ने एड्रेस किया है। सबसे पहली बात, लॉ एंड ऑर्डर के साथ रोजगारी की संभावनाएं जुड़ी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है तो अपने आप व्यापार बढ़ता है, उद्योग बढ़ता है, रोजगारी बढ़ती है। दूसरा, 70 लाख नई भर्तियों की बात हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर की, नई नौकरी खड़ी करने की बात करी। तीसरी बात, हमने डेयरी बनाने की बात करी। हमने उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्री लगेगी अच्छे वातावरण होने के बाद, उसमें 90% उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित करने की बात करी है। हमने कहा है कि वर्ग 3 और 4 की सभी भर्तियों में से इंटरव्यू को समाप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि जाति और धर्म के आधार पर, करप्शन के आधार पर भर्ती होती है। सभी को रोजगारी मिले, मेरिट पर रोजगारी मिले, इसलिए वर्ग 3 और 4 के इंटरव्यू समाप्त करने की घोषणा की है। स्टार्टअप का यूपी को हम देश का सबसे बड़ा सेंटर बनाना चाहते हैं, इसकी भी घोषणा करी है। सारी चीजें रोजगारी के लिए हमने रखी है। और ये एंटी शब्द जो है ना, एंटी शब्द से मत जाइए, ये अव्यवस्था के एंटी है, व्यवस्था के एंटी नहीं है। रोमियो घूमते हैं उसके एंटी है, भूमाफिया फैल गए उसके एंटी है। तो एंटी शब्द अव्यवस्था के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। विशाल जी न्यूज। सरकार आती है, राज्यसभा में उनका बहुमत आता है, तो राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी की ऐसा बयान नहीं दिया है आपने। हमारे इंटरव्यू में बयान दिया था। नहीं, मैंने देखा है ना इंटरव्यू, इन्होंने ऐसा किया है कि कोर्ट में केस लंबित है, कोर्ट का केस समाप्त होने के बाद इस पर हमारे पुनर्विचार इंटरव्यू में 6:30 बजे आता मैंने देखा है, मगर इंटरव्यू दिया। अंकित जी। जी सर, मैं अंकित श्रीवास्तव हूँ, चैनल। भाई मैंने पहले ही कहा, अच्छे दिन की व्याख्या
और अखिलेश जी समझ ले 11 मार्च से अच्छे दिन यूपी के शुरू हो ही जाएंगे, जैसे ही उनके एक ही ऑब्स्टेकल है। अशोक राजपूत जी। को और दागियों को देना ये आपका प्रोग्रेसिव है, ठीक है। बिल्कुल सरासर गलत आरोप। अमिता पारुल जी 24/7। देखिए, ये 2-3 चीजें दोनों शहजादों ने रट ली है, आप इनके चक्कर में मत आइए। वो यूपी के चुनाव का बहुत बड़ा एजेंडा है जो यूपी की जनता प्रथम चरण में तय कर चुकी है और उसी के आधार पर ये उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। अब खत्म करते हैं, दिवाकर जी आखिरी। साथियों को ले लिया है, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, कुछ चीजें रट ली है, ऐसा कहा। रट ली है। दूसरा, बीएसपी से आप टक्कर मार रहे हो। बीएसपी मायावती लगातार ये कहते हैं कि आपने कूड़ा कचरा भर दिया है अपने पार्टी। चलिए, अब मायावती जी अंसारियों को लेकर हम पर आरोप लगाएगी तो कौन मानेगा उनका। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे सवाल जवाब हुए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद। आप सब मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मान जाएंगे भैया।